नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 23 जुलाई 2023 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 226 एपिसोड यानी कि 226वां एपिसोड लेकर सामने हाजिर हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे, तो अगर स्टॉक्स रिलेटेड सवाल होंगे तो कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। स्टॉक्स पर मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊँगा रिसर्च और एजुकेशन पर्पज़ के लिए। दूसरा, अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ये सीरीज़ 226 एपिसोड हो जाने का मतलब है 5 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ लेके। और ये कंटिन्यू आप लोगों को काफ़ी, मैंने हज़ारों लोगों के सवालों के जवाब अब तक दे दिए होंगे। और हम मुझे लगता है अगर कैलकुलेट करूँ तो ज़्यादा 5000 से ज़्यादा सवाल हो गए होंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करता हूँ 226वां एपिसोड। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। तो चलिए सवालों को सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। तो चलिए सबसे पहला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल जो आया है। देखिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल से मिहिर दास जी ने लिखा है। उनका सवाल है, सर थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल एडवाइस टू गाइड अस ऑन प्रॉपर वे। सर हाउ कैन यू कैलकुलेटेड द स्ट्राइकिंग प्राइस ऑफ बैंक निफ्टी सच एज ऑन फ्राइडे यू एडवाइज अस टू बाय 46,300 सी एबव 310। थैंक यू सर। देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है मेरा, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा, तो माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा फीवर वगैरह इस वजह से वीडियो में भी लेट हो रहा है। इनका सवाल है कि आप कैसे स्ट्राइक प्राइस को कैसे डिसाइड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, बैंक निफ्टी में। जैसे कि फ्राइडे को आपने कह दिया कि 46,300 के स्ट्राइक प्राइस को खरीदिए 310 के ऊपर, तो कैसे डिसाइड किया। तो देखिए, जिस वक्त आप टेलीग्राम चैनल या मोबाइल ऐप की बात करें, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। मैंने 1000 बार कहा है इस बात को कि मैं स्ट्राइक प्राइस के लिए कोई कैलकुलेशन यूज़ नहीं करता, ना कोई कैलकुलेट मेथड यूज़ करता हूँ। जिस जगह पे वो चल रहा है, जिस जगह पर आप समझिए कि यहाँ पर आपको देखिए 46,300 9:22 पे दिया था 310 के ऊपर, टारगेट भी सारे आ गए थे इसके। तो 9:22 पे दिया था 46,300 का। उस वक्त बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 46,200 के आसपास या उसके लमसम चल रहा होगा, यानी कि 300 के नीचे होगा और 200 के लगभग ऊपर होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। चलते हैं ज़रा हम इसको बैंक निफ्टी के चार्ट को लाते हैं। तो 9:22 पे दिया था और आगे ये 9:22 है ना। तो 9:22 यहाँ पर दिखे ना, ये 46,200 के आसपास, यही मैंने कहा था, है ना। तो कि मैं कोई कैलकुलेशन मेथड यूज़ नहीं करता हूँ प्रॉपर वे में कि इसके लिए इतना आना चाहिए, इसके लिए उतना ना। जो भी प्राइस चल रहा होता है मैं उससे 100 पॉइंट ऊपर और नीचे के स्ट्राइक प्राइस को यूज़ कर लेता हूँ। रीज़न ये है मीर जी कि वही स्ट्राइक प्राइस में आपको ज़्यादा मूव, उसी स्ट्राइक प्राइस में आपको ज़्यादा मूव मिलता है जो कि बिल्कुल नियर में होता है। तो 46,250 के आसपास चल रहा था। अगर मुझे कॉल लेना है तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैं 46,200 का ही सी ले सकता हूँ या मैं 46,300 का सी ले सकता हूँ, ठीक है। यही कर सकता हूँ क्योंकि जस्ट उसके पास का मैं ले सकता हूँ। अगर मुझे पुट लेना रहता तो मैं 46,200 का या तो पुट लेता या तो 46,100 का पुट लेता, इस हिसाब से, ठीक है। तो मैं कोई कैलकुलेशन मेथड यूज़ नहीं करता ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कि ये यूज़ कर लूँ, वो थीटा गीटा बीटा। बस सिंपल 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। देखिए, सिंपल चीज़ों को यूज़ करेंगे ना मीर जी, तो आपके पैसे आसानी से बन जाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया 310 के ऊपर। चलिए हम लोग 46,310 का कॉल, 46,300 का कॉल का भी प्राइस देखते हैं तो क्या हुआ था, ये भी देखिए। 27 तारीख वाला 46,300 का है ना, और ये आ गया यहाँ, सॉरी ये नहीं होगा, 46,300 का कॉल 27 वाला। ये देखिए यहाँ पे दिया आपको 310 के ऊपर दिया और इसने हाई मार दिया 377, तुरंत से 70-80 पॉइंट मूवमेंट आपको मिल गए। तो अपना काम हो गया सिंपल तरीके से ना। तो ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करता हूँ मैं, बस 100 पॉइंट ऊपर या नीचे का मैं ले लेता हूँ स्ट्राइक प्राइस। दूसरा सवाल है, संजय दामोदर कदम जी मुंबई से लिख रहे हैं। इनका सवाल है, ग्रीन पैनल 341.55 पैसे यानी कि 341.55 पे इन्होंने ग्रीन पैनल लिया है। FSL 142 रुपये 5 पैसे पे लिया है।
IEX 161 रुपये 63 पैसे पे लिया है, जुबिलेंट फूड 492 रुपये 10 पैसे पे लिया है, BSE 608 रुपये 88 पैसे पे बाइंग है सर। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, प्लीज़ गाइड सर। सर पहले भी मैंने आपको बताया है IEX जुबिलेंट फूड। संजय जी आप ध्यान दें, आप कई बार ये सवाल बार बार भेजते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि BSE जुबिलेंट फूड IEX, पहले भी इस बारे में मैंने आपको बताया कि भाई घबराने की बात नहीं है। आपने BSE लिया है, देखिए BSE पूरा का पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही आप ले चुके हैं 608 पर। तो जब पूरा का पूरा एक्सचेंज ही उठा चुके हैं, स्टॉक तो यहीं ट्रेड होता है ना, एक्सचेंज पे तो ट्रेड होता है। तो जब स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, तो जब स्टॉक का मार्केट कैप बढ़ेगा तो BSE का भी मार्केट कैप बढ़ेगा। तो जब आने वाले समय में देखिए 608 पे लिया, 737 चला गया, अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा मूवमेंट, आपको क्या चाहिए, है ना। तो पहले भी मैंने आपको जवाब दिया था कि लॉन्ग टर्म व्यू है तो डरिए बिल्कुल भी नहीं, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। इसमें क्या परेशानी आ रही है, आप ज़रा ये सोचें, अपने दिमाग को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके ये सोचें कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है। हर 1 महीना बाद रिव्यू करना, हर 2 महीना बाद रिव्यू करना ना। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 3 से 5 साल हमें देखना है। लेकिन अगर कोई इन केस ख़राब स्थिति आ जाती है, जैसे अब आतंकवादी हमला हो जाए, दोबारा से कोरोना आ जाए, कुछ मतलब भयानक आ जाए जिससे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, क्राइसिस हो जाए, बात समझिए, उन चीज़ों पर ही हमें रिएक्ट करना है। उन चीज़ों पे रिएक्ट करना है जो अनएक्सपेक्टेड है और अचानक से आ जाता है और जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे निगेटिव होता है। लेकिन अब चूंकि स्टॉक्स आपके पास क्वालिटी वाले हैं, स्टॉक्स आपके क्वालिटी वाले हैं, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं। अगर आपको इसमें डीप का मौका मिलता है तो इसमें ऐड भी किया जा सकता है, और अगर डीप पर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकता है, स्टॉक 10% गिर भी जाए। लेकिन चूंकि स्टॉक्स ही क्वालिटी वाला है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, तो स्टॉक्स में फिर व्यू बिल्कुल क्लियर है। मैंने पिछले बार आपको कहा था IEX के बारे में कि इससे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप टाटा पावर पर शिफ्ट कर जाएँ। देखिए मुझे अपना जवाब याद है, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, लेकिन मुझे अपना जवाब याद है कि मैंने कहा था IEX से ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप टाटा पावर पे शिफ्ट कर जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है, वहाँ पे ज़्यादा मुझे क्या कहते हैं बिलीव है ना, कंपनी पे बिलीव आ रहा है। बाकी IEX पे मैं उतना नहीं हूँ। IEX पे एक्चुअली लोग ना क्या करने लगे हैं आजकल, एक तरह का स्पेकुलेटेशन, मैंने गजब का तेज़ी से ऊपर भागता है, गजब का तेज़ी से नीचे लाता है, तो मुझे वैसे स्टॉक्स पे कभी पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि टाटा पावर पे शिफ्ट हो जाइए। बाकी BSE आपका अच्छा है। जुबिलेंट फूड सर पिज्ज़ा वगैरह खाने के लिए, इसमें भी मैंने आपको बताया था ये बात कि कोई टेंशन नहीं है, बने रहिए जुबिलेंट फूड सर, क्या टेंशन है। 492 10 पे लिया, थोड़ा सा गिरा होगा, 492 पे लिया, थोड़ा गिर गया होगा, 466 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यू ही लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म जब भी रखे ना 5 साल, 3 से 5 साल, हर 1 महीना 2 महीना बाद देखेंगे तो फिर वो लॉन्ग टर्म। कहीं ऐसा तो नहीं करते आपकी हर दिन मोबाइल रिफ्रेश करके देखते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ तक गया, मेरा स्टॉक कहाँ तक गया। ये गंदी आदत है, ये गंदी आदत। बैंक में पैसा रखते हैं, सोना खरीद के रखते हैं, तो सोना देखने जाते हैं क्या तिजोरी खोल के सोना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं देखते ना। सेम तरीके से यहाँ पे भी करना है। अच्छा आप लोग अब ज़रा इमेजिन करिए, गोल्ड रखा रहता है आपके पास घर में, तो गोल्ड देखिए अभी जैसे कि ये गोल्ड की अंगूठी है, मैं इसको पहन के घूम रहा हूँ, अब इसके बारे में पूछता थोड़े रहूँगा रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बात समझिए, नहीं करना है ना। वैसे जब आप उसको नहीं देख रहे तो अपने जो फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया उसको क्यों देखना बार बार, क्यों देखना, मत देखिए उसको, लंबे समय तक रखिए। डीप और मौका ढूंढिए कि डीप मिलेगा तो हम उसको ऐड करेंगे, है ना, डीप मिले तो हम उसको ऐड करेंगे। और ये मैं हर बार आपके हर इसी सवाल आप कंटिन्यू यही भेज रहे होते हैं, मैं IEX जुबिलेंट फूड BSE यही। एक है FSL आपका, सर FSL पे मेरा कोई फर्स्ट और सोल्यूशन है स्टॉक का नाम, मैं FSL पे पहले भी सही नहीं रखता था दिमाग। FSL और कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिस पर ज़्यादा मुझे गड़बड़ी का आशंका लग जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करता था। FSL में अगर आपने लिया हुआ 142 पे और 135 चल रहा है, ख़राब नहीं, मैं ये नहीं करूँगी खराब, इसमें बड़े बड़े महारथी घुसे हुए हैं। झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी ये था, है ना, तो बड़े बड़े महारथी घुसे, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ख़राब हो गया। बस मुझे ना इसके अंदर में जो मूवमेंट है, जैसे बड़े लोग घुसते हैं तो बेचता भी वो उसी क्वांटिटी में, हेवी क्वांटिटी में बेच देता है, खरीदता भी तो उसी तरह से खरीदता है। इसलिए मुझे इसके जगह मैंने एक बार बीच में कहा था न्यूजेन सॉफ्टवेयर, याद होगा, न्यूजेन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था कि इसको अगर शिफ्ट करना है तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर में आप शिफ्ट कर जाइए। और उस वक्त न्यूजेन 300 के आसपास चल रहा था, बिल्कुल, है ना, 450 का। आज न्यूजेन देखिए 845 हो गया, तो ये 400 से 845 डबल हो गया ना 100%। लेकिन FSL तो वहीं का वहीं है,
पड़ा हुआ है, इसी वजह से। तो कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर आपको ये मान के चलना होगा कि पोजीशन को कभी शिफ्ट भी करना पड़े तो हम किसी ऐसे स्टॉक्स में करें जहाँ पर उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल मिले और जहाँ पर उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिले। तो FSL को अब इसमें शिफ्ट नहीं कर सकते, अब ये थोड़ा कॉस्टली हो गया इसलिए हम इसमें नहीं करेंगे। अभी FSL रखा है तो रहने दीजिए, ख़राब नहीं है। जुबिलेंट फूड बिल्कुल सही है। IEX की जगह टाटा पावर में शिफ्ट करना है वहाँ कर जाइए, BSE को होल्ड करके चाहिए। एक और स्टॉक है ग्रीन पैनल, बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल वाली कंपनी है ग्रीन पैनल। देखिए प्लाईवुड वगैरह जितना काम होता है ना, दरवाज़ा खिड़की वगैरह जो बनता है ये ग्रीन पैनल बनाती है और उसी का प्रोडक्ट यूज़ भी होता है। 341.55 पर आपने लिया है, 350 चल रहा है। एक स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखें ना तो 250 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, हालांकि उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस स्टॉक्स में। ऊपर 370-75 को ब्रेक करने के बाद आपको अच्छे टारगेट बनेंगे, 450-500 तक के टारगेट बन सकते हैं। लेकिन व्यू मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, आप पहले ही बोल रहे हैं कि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मेरी गुजारिश है ये कि लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। आप उम्र में भी मुझसे सीनियर होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म का एक कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अच्छा म्यूचुअल फंड करते क्या करते, 6 महीने के लिए करते, नहीं करते ना, 3 साल 5 साल 10 साल वो चलता रहता है। डिप भी आ जाता है तो भी आपका म्यूचुअल फंड चल रहा होता है, आप उसे इसमें SIP कर रहे होते हैं। उसी तरह से स्टॉक्स में क्वालिटी स्टॉक्स है, डरना नहीं है ना। अच्छा रिलायंस अभी गिर जाए 20% तो क्या करे, लोग बेच के भागेगा, उसको नहीं बेचेगा, पता है क्योंकि और ख़रीद लेगा। क्यों? क्योंकि पता है ये भाई देश का नींव है, देश का मतलब फंडामेंटल में ये बसता है रिलायंस। टाटा कंज्यूमर गिर के 450, लोग भागेगा, लोग और ख़रीद लेगा उसको, है ना। तो क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जो आप जिस पर देश टिका होता है, जिस पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, तो आपको वैसे कंपनियों को सेलेक्ट करना है। ग्रीन पैनल बहुत अच्छी कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये देश ये चला रहा है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस सेक्टर में काम करता है उस सेक्टर में ये लीडर है। इस वजह से आपको इस स्टॉक्स पे बिल्कुल पॉजिटिव व्यू रख के चलिए। अभी भी आप प्रॉफिट में ही, घबराने की बात नहीं, और लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल बने रहिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो ये था संजय दामोदर कदम जी मुंबई से, आपके सवाल पे मेरा जवाब। और चंद्रकांत परदेशी जी का अगला सवाल है संभाजी नगर महाराष्ट्र से, ये लिख रहे हैं क्या है सर, ट्रेडिंग सिर्फ प्राइज एक्शन से कर सकते हैं या फिर OI डाटा, FII, DII डाटा भी देखना ज़रूरी होता है? देखिए ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न लेके बैठ गए चंद्रकांत जी आप, है ना। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा परदेसी साहब, बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आप ट्रेडिंग, एक वर्ड यूज़ किया आपने, क्या यूज़ किया आपने वर्ड? ट्रेडिंग, ठीक है। अगर 2 पार्ट है आपके पास, एक ट्रेडिंग है और एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस रखते हैं दिमाग में, फिर तो आपके लिए FI डाटा, अब मान लीजिए FI डाटा रात में कुछ आया हो, मान लेते हैं 1000 करोड़ की कैश में बाइंग होगी, एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 करोड़ की कैश में बाइंग आ गई, ठीक है, उन्होंने ख़रीदा है, या रात में डेटा पड़ गया, पता अब ट्रेडिंग करने के लिए अगले दिन बैठे तो हम इसी 1000 करोड़ का, हमको वो तो कल खरीद करने गया, बात समझिए, वो तो कल खरीद करने गया, आज का कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। हाँ इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आप करते हैं ना, तब आपको फ़र्क ये पड़ता है कि हाँ FI का, DI का इसमें बन रहा है, वैल्यूएशन दिख रहा है उसको, इसलिए वो लोग पैसा लगा के रख रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं करते। FI DI क्या करते? ट्रेडिंग नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ दिनों का रखते हैं, साल भर 2 साल रखा, लगभग क्रिसमस में फिर वाइप आउट किया, साफ़ किया, फिर अगले साल डालते हैं मार्च अप्रैल में। तो ये उनका साइकिल चलता रहता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से है तब तो FI DI का ज़रूर डेटा देखना चाहिए। ट्रेडिंग में सर मैं तो, मुझे याद नहीं मैंने पिछले बार कब डेटा देखा, वीडियो बनाना ही पड़ता है अगर, तभी मैं FI या DI का डेटा यूट्यूब पे वीडियो में दिखाता हूँ, वरना मैं पर्सनली उसको रेफ़र नहीं करता अपने लिए कि मैं FI का डाटा देख के ट्रेडिंग करूँ। भाई क्यों, वो उसने कल खरीदना था, हाँ वो खरीदते वक्त मुझे बता देना कि मैं ये खरीद रहा हूँ, तब तो ट्रेडिंग हो जाएगा। जैसे वो अभी बोल दे कि रिलायंस का मैं 10 करोड़ शेयर खरीद रहा हूँ उसी टाइम, तब तो आप ले लीजिए, ये भाग जाएगा, तब तो आपका ट्रेडिंग बन जाएगा। लेकिन सर डाटा ही सामने आ रहा है, डाटा ही सामने आ रहा है, तो सामने जब आ रहा है तो बासी खबर हो गई ना उसका। अब वो बासी, वो अगले दिन क्या इम्पैक्ट डालेगा? कुछ नहीं। आपको बस अपने प्राइस एक्शन पर, चूँकि आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल प्राइस एक्शन फॉलो करिए, प्राइस ही बता देगा। अगर रिलायंस में मूवमेंट आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि हीरो लोग जो है
स्मार्ट मनी जो है इसके अंदर एंट्री कर रहा है। वो चार्ट आपको यहाँ, अब मान लीजिए ये जैसे ग्रीन पैनल है, इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करते हुए स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है कि इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों का इन्वॉल्वेशन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो ये चार्ट ही बता देगा आपको, प्राइस एक्शन ही बता देगा कि हाँ यहाँ पर आपकी एंट्री बननी चाहिए, आपकी एंट्री नहीं बननी चाहिए। आप अगर चार्ट फॉलो करते हैं तो आप चार्ट फॉलो करके ट्रेड करें, कैंडल फॉलो करते हैं तो कैंडल फॉलो करके, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो कंटिन्यू स्ट्रैटेजी फॉलो करके ट्रेड करें। इसका एफआई के डेटा से, डीआई के डेटा से मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है सेम डे ट्रेडिंग में। हाँ, वो अगर मुझे एट ए टाइम पता चल जाए अभी से 10 मिनट पहले कि रिलायंस में बड़े लोग पिताजी सब घुसने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी चुपके से पहले से घुस जाऊँगा। बात समझ रहे हैं? तो फिर मुझे भी मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशन आ जाएगा। लेकिन उतना है, उतना औकात है पता करने का, मेरा नहीं पता है, तो मैं क्या देखूंगा? फिर हम लोग क्या देखते हैं, चार्ट देख रहे होते हैं, कह रहे ये रिलायंस में मूव क्यों आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गेम हो रहा है ना। अगर कुछ लोग घुस रहे हैं उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, बस रिलायंस में एक लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, वो ढूंढ लेंगे कि हाँ यहाँ पर से इसमें मूवमेंट आ सकता है, इसके नीचे मूवमेंट खराब हो सकता है, इसके ऊपर, बस वहाँ पर आपकी ट्रेडिंग बन जाएगी। तो सीधा सीधे आंसर है कि इतना तिकड़म लगाने का कोई जरूरत नहीं। ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है सर, मेरी लैंग्वेज में कहें तो ट्रेडिंग इज़ ए वेरी सिंपल। फिर भी आप कहेंगे तो लॉस क्यों होता है, सबको लॉस क्यों बना जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं रख पाते अपने इमोशन पे, और यही सब चीज़ों पे फंसे रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, समझाता हूँ सिंपल। एक सिंपल सा आपने एक स्ट्रैटेजी, एक रूल बना लिया कि भाई ऐसा है कि मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करूँगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अपने एक रूल बना लिया, सेटअप बना लिया कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मुझे बाय करना है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आएगा तो आपका सेटअप क्या बोलता है कि बाय कर लो, और यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। आपका सेटअप ये सेट है। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना, तो आप क्या देखेंगे, बाय तो आ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और MACD भी निगेटिव बता रहा है। RSI में खास नहीं है, जी बिजनेस वाला बोल रहा है मार्केट गिरेगा, ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। MACD इंडिकेटर कुछ बता रहा है, मूविंग एवरेज पीछे खींच रहा है। यानी बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे। जबकि आपका रूल क्या बनाया आपने कि मुझे इसके ऊपर लेना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, रूल यही था ना। तो जब आपके रूल पर आ गया तो भाई एंट्री करिए ना। ट्रेडिंग वेरी सिंपल, टिपिकल हम खुद बनाते हैं अपने से, हम उसको मुश्किल खुद कर लेते हैं ओवर थिंकिंग करके। देखिए चार्ली चैपलिन ने कहा था कि हम सोचते बहुत ज़्यादा है, महसूस कम करते हैं। सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग, महसूस कम करते हैं। यहाँ क्या करते हैं लोग, सोचते बहुत ज़्यादा है, एक्शन बहुत कम कर पाते। सिंपल सा तो एक्शन था, रूल के अकॉर्डिंग एंट्री। बात समझ रहे हैं? तो सिंपल चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पैसे आराम से बनेंगे, क्योंकि मार्केट में हमेशा होम साइंस चलता है, रॉकेट साइंस नहीं चलता। और ये FI DI मेरा कौन लगता है, रिलेटिव आपका कौन लगता है, रिलेटिव कोई नहीं लगता। मालिक उसको जो करना वो कर लेगा। अगले दिन खबर आएगी फलाना ने इतना शेयर खरीदा, ढेमकाना ने इतना शेयर खरीदा, वो बोल के थोड़ी खरीदेगा, है ना। आपको नहीं बोलेगा, मुझे भी नहीं बोलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को पकड़ लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, चार्ट को पकड़ लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने सेटअप को पकड़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सिर्फ ट्रेड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो परदेसी साहब, ये अगर मेरे इस सवाल से जो नए लोग हैं, जो आपका ये सवाल है, मेरे ख्याल से जो मैंने जवाब दिया है, तो जो नए लोग हैं उनको भी अगर वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा आना चाहिए। बस तो वो वीडियो देखें और फॉलो करें, क्योंकि मैं आज भी देख रहा हूँ मैसेज मुझे जितने आते हैं उसमें ज़्यादातर फिक्स कमाई का ट्रिक बताओ, ऐसे सवाल आते हैं मुझे। फिक्स कमाई का ट्रिक, भाई यहाँ क्या चल रहा है, फिक्स कमाई। दूसरी बात क्या होता है, किसी कोई बोलता है सर मेरा लॉस रिकवर कर दो। अभी 2-3 दिन बंदे आए मैसेज कि सर मेरा लॉस रिकवर करा दो, लॉस कर चुका हूँ, इतना इतना लाख रुपया लॉस हो गया, ये वो मुझे कवर करा दो। मैं बोलता हूँ भाई क्या फ़ायदा कवर करके, आप तो फिर लॉस कर जाएंगे। पहले आप सीख समझ लो। सर सीखूंगा भी, कवर भी करूँगा, मतलब वो मुझे बना रहे हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? आप सीधे ट्रेडिंग में आते हैं, लोग यहाँ कहते हैं सीधे ट्रेडिंग में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। जो पहला पर्पज़ है, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई, कि डायरेक्ट घर मकान जाके बनाने लगे कि डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन करने लगता है, नहीं ना, पहले उसकी बिल्कुल पढ़ाई होती है। तो नए लोग वही कर रहे हैं, दिक्कत है उनको समझाइएगा भी ना तो वो समझते नहीं, उनको लगता है कि ये साला हमको बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, टिप मांग रहे हैं तो हमको बेवकूफ़ बना रहा है। अरे भाई तुमको लाइफ बचा रहा हूँ तुम्हारी, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते और बहुत सारे तिगड़मबाजी में, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। तो मेरा कहना है जितना आप सिंपल रहेंगे पैसे उतने आसानी से बनेंगे।
प्राइस एक्शन सफिशिएंट है, अगर आपका प्राइस एक्शन पे कंट्रोल है, चार्ट पैटर्न सफिशिएंट है, अगर चार्ट पैटर्न पे कंट्रोल है, कैंडल सफिशिएंट है, अगर आपका कैंडल पे कंट्रोल है, आपका एक इंडिकेटर भी कोई भी यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी है, अगर आप उसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज़ फॉलो करें, बिल्कुल आप उसको फॉलो करें, ओवर थिंकिंग में ना फंसें, सिंपल चीज़ों को देखें, अपनी चीज़ों पे बिलीव करें और पैसा बनाएं। देखिए एक भी अगर चीज़ गलत हो मेरे इस कथन में तो मैं अपने सारे व्यूवर से हाथ जोड़ के बोलूँगा, कमेंट सेक्शन में मुझे मेरी गलती बताइए, मैंने क्या बोला, और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो ये चंद्रकांत परदेशी जी का सवाल था, संभाजी नगर महाराष्ट्र से। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों अविनाश जी का पटना बिहार से, और ये क्या सवाल है देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं अविनाश जी पटना बिहार से, इनका सवाल है, थोड़ा लंबा सवाल है तो चलिए देखते हैं इनका पूरा सवाल। ये लिख रहे हैं आई स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग PFC स्टॉक फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। 1 साल से PFC शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है, विथ एम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल के लिए। सो कैन हैव गुड नंबर ऑफ स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो। आई परचेज 10 to 12 स्टॉक्स एवरी मंथ एंड नाउ आई हैव 122 क्वान्टिटी एट एवरेज प्राइस ऑफ रस 125। यानी ये 5 साल का व्यू रख रहे हैं PFC पे और हर महीना 10 से 12 शेयर खरीदते रहते हैं। अब इनके पास 122 क्वांटिटी हो चुका है 125 के एवरेज प्राइस पे। नाउ द प्रॉब्लम विथ साइकोलॉजी ड्यू गुड ग्रोथ इन स्टॉक प्राइस माइंड इज नॉट अलाउइंग टू परचेज द स्टॉक एट रस 155 बिकॉज आई हैड ऑलरेडी परचेज लोअर प्राइस दैट इज 123। हाउ कैन डील विद दिस सिचुएशन? शुड आई स्टॉप एक्यूमुलेशन and wait for correction or should I continue accumulation with considering price? Also suggest its future target and SL long term। देखिए सर लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है आपने, सीधी सी बात है। अब इसमें डर किस बात का है कि 150 चला गया ना, हाँ 155 चला गया PFC, कितने पे चला गया PFC 155 पे चला गया है और 123 रुपये से खरीदना स्टार्ट किया है। अब दिमाग कह रहा है कि यार जो शेयर हम 123 पे खरीदे वो 155 चला गया तो क्या हम वहाँ पे खरीद पाएँ PFC? देखिए पावर फाइनेंस यही लिया है ना, तो ये तो 227 चल रहा है सर, फिर आपने 155 कैसे लिखा मुझे आई डोंट नो। PFC ही आपने लिखा है और ये मैं PFC ही यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो इसका भाव आ रहा है 227 रुपये के आसपास में और अभी आपका 123 से ख़रीदा हुआ है। अब आप बता रहे हैं कि आपका 122 से ख़रीदा है, एवरेज प्राइस हो गया 122 रुपये के आसपास का, 123 रुपये के आसपास का, तो अब ये तो 227 पे चला गया, शायद यही है ना, हाँ। तो अब अगर ये 227 पे चला गया तो अभी नहीं लेना है, अभी एक्यूमुलेट अब नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक्स में ऑलरेडी आपने अच्छा मूव कर चुका है, अचीव कर लिया है। अब स्टॉक्स के एक डीप का इंतज़ार करना है। ये जो डीप है ना, ये जो डीप है और ये जो डीप है, इस तरह के डीप आपको मिलेंगे, इस तरह के डीप मिलेंगे। देखिए जो डीप है ये, अब ये इस तरह से गया तो ये एक डीप लगाएगा इस तरह से, तो आपको वो डीप का वेट करना है। जब वो डीप मिले आपको, नीचे की साइड में डी मिले यानी कि नीचे, तब आपको एक्यूमुलेट करना है, नीचे के भाव पे थोड़ा फिर से लेना है, इतना भाव पे नहीं लेना है। पहली बात तो ये, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, चूँकि आपने 5 ईयर्स का व्यू रखा है, 5 ईयर्स का व्यू रखा है, तो इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि इसको आप ऐसा करें कि इसका जो 50% का शेयर है, मान लीजिए आपने 100 शेयर, एक एग्जांपल है, तो आपने 227 हो गया, तो आप इसका 50 शेयर बेचें और उस 50 शेयर को दूसरे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट कर दें, दूसरा वो स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट कर दे उस 50 शेयर के प्रॉफिट से जो नीचे के भाव पे अवेलेबल है। तो वो स्टॉक्स आप ढूंढें कि कौन सा स्टॉक्स नीचे के भाव पे, तो आप एक ही शेयर के पैसा से दूसरा शेयर भी खरीद सकते हैं प्रॉफिट के पैसे से। देखिए मैं अगेन बोल रहा हूँ अविनाश जी, आपने PFC लिखा है, PFC चार्ट पे 227 चल रहा है, आपने यहाँ 155 लिखा है, तो आप बता दीजिएगा यही शेयर है या नहीं है, पता नहीं, क्योंकि PFC सर्च करने पर पावर फाइनेंस ही आता है। क्लियर है? चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा है लॉन्ग टर्म व्यू है सर जब फिर वही सवाल आ गया कि लॉन्ग टर्म जब व्यू है ना तो आपको डरना ही नहीं है, बशर्ते तब तक जब तक कि आपका सिलेक्शन ख़राब ना हो या वो कंपनी में वो चीज़ बदल गया हो जिसको देख के आपने ख़रीदा हो। जैसे बदल के आ गया हो, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बैंक करप्सी नहीं है, ये सब अब इसमें से चेंज हो गया, ये बैंक करप्सी भी हो गया, फंडामेंटल भी ख़राब हो गया, बिजनेस ख़राब चल रहा है, तो सब चीज़ बदल जाएगा, तो आप भी बदल जाइए। उसको छोड़ दीजिए, उसका कर्जा थोड़ी खा रखा है, बदल देंगे। लेकिन जब तक सब कुछ सही चल रहा है
तो उसके साथ बिल्कुल लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म में 500 चला जाए, हो सकता है 5 साल के बाद ये 200 पे वापस आ जाए। बात समझिए, क्योंकि आई डोंट नो कसाब 2.0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कसाब जो हमला किया था, हो सकता है फिर से हमला करे कोई कसाब 2.0 आ जाए, हो सकता है फिर से 2008 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। तो उस वक्त क्या हो सकता है, स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, अपने दिमाग में सोचिए। तो कहेंगे नहीं नीचे आ सकता है, लेकिन उस वक्त तो आप अरे सर आपने तो कहा था 500, बक फर्जी, 500 कहाँ गया, तो 200 पे आ गया। रीज़न है आपको अपनी चीज़ों पे उस चीज़ के साथ चलना कि अगर चेंज हो जाता है मार्केट में तो आपको भी वहाँ पर से चेंज होकर निकलना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो मार्केट क्या होगा, घूम जाएगा ऊपर से नीचे और वो फिर ख़राब हो जाएगा स्थिति। फिर क्या होगा, वो 200 से चला आएगा 50 रुपये पे, फिर आपसे निकला नहीं जाएगा, अरे 50 पे क्या निकलूंगा। तो आपको प्रॉफिट लॉक करना है ऐसे जगह पे। इसलिए मैंने आपको एक सजेशन यहाँ पे क्या दिया कि आप मान लेते हैं कि 100 शेयर लिया है तो 100 शेयर में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो 50 शेयर बेच दिया, तो जो लागत है वो लागत निकल गया। उस 50 शेयर को क्या करिए, किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए जो फंडामेंटली अच्छा भी हो और अभी नीचे के भाव पे अवेलेबल भी हो। तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगाने पड़े और आपके पैसे से पैसे बन भी जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो एक प्रोसेस तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरा है कि अशोक लीलैंड आफ्टर वाचिंग योर वीडियोस परचेज ए स्मॉल क्वांटिटी एंड यू सजेस्टेड इट टारगेट थिंकिंग टू स्टार्ट एडिंग few stock per month. Please suggest monthly addition is good, should or I book small term profit, your view for next 3 years। मैं तो इसको 10 साल से रखा हूँ पास में, आप 3 साल की बात कर रहे हैं। अशोक लीलैंड पे आप 3 साल का व्यू पूछ रहे हैं, मैं तो पिछले 10 साल से इसके साथ बना हुआ हूँ। कोरोना में भी इसका साथ मैंने नहीं छोड़ा। बात समझिए क्यों, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो स्टॉक मुझे 500 पे नज़र आता है, वो स्टॉक मुझे 800 पे नज़र आता है, वो स्टॉक मुझे 1000 पे नज़र आता है। जो इसका कॉम्पिटिटर है ये मुझे 150 पे नज़र आता है। तो क्यों नज़र आता है 150 पे, इसका मतलब है अभी इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है, इस वजह से मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ। ये हो सकता है। और आपने व्यू पूछा 3 साल, तो वीडियो पूरा देखे ना, स्किप मत करिए। अशोक लीलैंड वाला वीडियो स्किप मत करिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जैसे आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, आपको उसके टारगेट भी पता चल जाएंगे उसमें। नहीं तो उसमें टारगेट भी दिया हुआ है ऑलरेडी। अब आप समझिए यहाँ पे ये क्या चीज़ें हैं कि आपने कहा कि कितना क्वांटिटी लेना। सजेस्ट मंथली एडिशन इज गुड, है ना, पर मंथ। प्लीज सजेस्ट मंथली एडिशन इज गुड और आई शुड बुक स्मॉल प्रॉफिट, न्यू स्टॉक्स पर मंथ, फ्यू स्टॉक पर मंथ। देखिए कितना स्टॉक्स आप ले सकते हैं तो आपकी कैपेसिटी पे है ना सर। अब मान लीजिए आपके पास मुकेश अंबानी वाला दौलत है तो मैं ये कहूँगा कि आप पूरी कंपनी खरीद लीजिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक रिक्शा चालक वाली दौलत है तो मैं कहूँगा भाई ऐसा है 4-5 क्वांटिटी खरीद लो। यानी जितनी आपकी चादर है, जहाँ पे आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। बात समझिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास मुकेश अंबानी की दौलत है तो मैं कहूँगा पूरी कंपनी खरीद लीजिए, एक्यूमुलेट कर लीजिए। और अगर एक रिक्शा चालक वाली दौलत है, मान लीजिए कम पैसा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उतना ही खरीदना जिसके आपको ज़्यादा बेसिक नीड पर आपका फ़र्क ना पड़े, माने जो घर की ज़रूरत है उस पर उसको फ़र्क ना पड़े, उतना ही लेना है। मान लीजिए आपको मिडिल क्लास के ज़रूरत के हिसाब से, आपको मिडिल क्लास का इनकम है तो आपको पता है मिडिल क्लास की कितनी खर्चा होता है, तो उसमें से फिर आप पहले इसको देखेंगे कितना ऐड कर सकते हैं। तो कितनी क्वांटिटी लेना है वो तो आप डिसाइड करेंगे ना सर, वो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि आपको इतना क्वांटिटी लेना चाहिए, आपको उतना क्वांटिटी लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, आप अशोक लीलैंड वाला पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको उसमें मैंने टारगेट भी बता दिए। स्टॉक में एक ही चीज़ अशोक लीलैंड के बारे में बोल सकता हूँ, स्टॉक इज़ टू गुड। स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल इसका बहुत अच्छा है, इसके रिटर्न रेशियो अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है और स्टॉक्स ने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया है। इससे ज़्यादा क्या, मैंने यहाँ पे भी बताया था, मैंने यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था, हर जगह पे दिया है भाई, हर जगह पे इसको बताया। 70 पे भी दिया, 80 पे भी दिया, 100 पे भी दिया और रिसेंटली 176 के पास भी दिया और स्टॉक वहाँ से 181 चला गया तुरंत, है ना, 185 83 के आसपास चला गया। तो स्टॉक्स ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो स्टॉक्स में बने रहें, व्यू आपको अच्छा मिलेगा। मैं तो कहता हूँ बाल बच्चा अगर है तो गिफ्ट कर दीजिए उसको कि भाई ये बाल बच्चे को दे दिया। अब ये लिख रहे, तीसरा सवाल है आपका कि इन्फोसिस आपने लिया 25 क्वांटिटी, एवरेज प्राइस 1254, SLN टारगेट 1 साल का। तो सर जो अभी का लो बना ना वही उसका स्टॉप लॉस है। इन्फी का सिंपल है, जो अभी कंसोलिडेशन एरिया का लो है वही उसका स्टॉप लॉस है सर, और उसका स्टॉप लॉस आ रहा है 1300 के 1200 रुपये का। 1200 का स्टॉप लॉस लगेगा, 1500 से 1600 का टारगेट होगा। 1200 के नीचे निकलने पर 1000 रुपये के नीचे भाग जाएगा, 1000 रुपये तक चला जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस 1200 का लगेगा। सिंपल इसका वही का लो, जो कंसोलिडेशन एरिया का लो है अभी फिलहाल वही लो लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं है भी नहीं। एक तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा और भी कोई सवाल है आपका तो मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर होगा तो मैं आंसर करने की कोशिश करूँ।
शायद नहीं है। हाँ, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड लर्निंग गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सर फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं देता तो हूँ, बशर्ते में लोग मुझे नहीं देते क्या, फीडबैक नहीं देते, है ना, शेयर नहीं करते दूसरे के साथ। जैसे आप भी देखेंगे अभी आप वीडियो, और हो सकता है आप अपने ये पास रख ले, दूसरे को नहीं बोलेंगे जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत होगी। तो हम लोग भारतीय लोग हैं ना, इस माइंडसेट पे चलते हैं कि अपना काम बनता, बाकी डैश डैश डैश, समझ रहे। तो यही हो जाता है। तो जैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा करता हूँ, तो आप भी ऐसे शेयर करिए, किसी को, ऐसे लोगों को बताइए जिनको ज़रूरत हो, है कि ना। तो चलिए, आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और अविनाश जी का ये पटना बिहार से था। अब चलते हैं, चंद्रकांत जी का भी हो ही गया है सारा। चंद्र प्रकाश जी अजमेर राजस्थान से लिख रहे हैं एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल इनका। चंद्र प्रकाश जी का सवाल क्या है, विच क्राइटेरिया डू यू रिकमेंडेड इन स्टॉप लॉस ATR percentage of investment or any other? How can we trail stop loss manually to earn maximum? What are the sign of market exhaustion? मतलब कह रहे कि क्या साइन है, मार्केट बहुत एग्जॉस्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गया, ऐसा क्या साइन है जो मैं पहचान सकूं, ऐसा ये लिख रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी अजमेर राजस्थान से सवाल है। और इसके ऊपर क्या है कि विच क्राइटेरिया डू यू रिकमेंडेड इन स्टॉप लॉस ATR परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनी ATR वेटीआर तो मैं नहीं पकड़ता सर। मैं तो सीधा से, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस के सामने चार्ट खुला हुआ है, अब अगर इसमें मुझे स्टॉप लॉस लेना, मैं स्विंग लो लगा लूँगा, वहाँ से जहाँ से ये घूम गया, वहाँ से जहाँ से ये ऊपर जाने के लिए तैयारी किया, स्विंग लो, ये है मेरा स्टॉप लॉस, है ना। उससे ऊपर गया तो ये है मेरा स्टॉप लॉस, इससे ऊपर गया तो ये है मेरा स्टॉप लॉस, और निकल जाएगा तो उसी के बराबर यहाँ है, तो यानी ये स्टॉप लॉस है। इसी तरह ऊपर भागता गया तो यहाँ आ गया स्टॉप लॉस। अब जब ये कटा तो मेरा स्टॉप लॉस बाहर, तो हम यहाँ से एंट्री किए, यहाँ तक आए, यहाँ पर हम निकल गए। यानी हर स्विंग लो को हम स्टॉप लॉस बनाते जाते हैं। एक तो ये रूल हो सकता है। दूसरा रूल होता है, जैसा कि आजकल बहुत लोग चलते हैं, 15% का प्रॉफिट लेना है भैया और 5% का स्टॉप लॉस लेना है। यानी जैसे 15% गए, एग्जिट हो गए, और नीचे 5% आए आपके एंट्री प्राइस से, तो एग्जिट हो गए। तो इस तरह से भी लोग रूल फॉलो करके चलते हैं। अब बात है ये कब काम करता है और कब काम नहीं करेगा। देखिए, काम करेगा इसको अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे, अगर लंबा व्यू रखा है, लॉन्ग टर्म व्यू रखा है, तब तो मेरा ख्याल से अगर अच्छा स्टॉक है तो इसमें स्टॉप लॉस का भी व्यू जरूरी नहीं। अब मान लेते हैं एक फिर से एग्जांपल रिलायंस का, है ना। अब इसमें क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर इसका व्यू ही सही है, सब कुछ सही है, कंपनी देश में यही नज़र आता है हर तरफ, तो इसमें क्या स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। कुछ स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चिरकुट स्टॉक है, रद्दी स्टॉक है, तो इसमें स्टॉप लॉस बन जाता है। जैसे यस बैंक, है ना, स्टॉप लॉस का ज़रूरी पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ATR वेटीआर मैं नहीं पकड़ता, मैं बस स्विंग लो को चलता हूँ। और दूसरा, मैं चार्ट को रेफ़र करता हूँ। सबसे बेहतरीन स्टॉप लॉस आपको आपका चार्ट बताता है। ये चार्ट से ही बता देगा कि स्टॉप लॉस कहाँ निकला है, बशर्ते चार्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। अगर आप चार्ट को रीड कर पाते हैं बढ़िया से, चार्ट के लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, चार्ट बता रहा है कि यहाँ तक आ सकता है गिर के, तो वहाँ पर मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहूँगा, उसके नीचे करना चाहूँगा। चार्ट बता रहा है यहाँ से बाउंस होगा, तो ज़्यादातर बेहतर होगा कि इसको फॉलो ना करके आप चार्ट को फॉलो करें। बहुत सारे लोग ATR को भी फॉलो करते हैं। ATR एक इंडिकेटर होता है बेसिकली, मैं यहाँ पे बता दूँ, ATR एक इंडिकेटर होता है, देखिए, जिसको कहते हैं एवरेज ट्रू रेंज, है ना। इसमें 2 बार लग गए, चलिए इसको एक हटा देता हूँ। तो ये बेसिकली यही रूल होता है ATR का। तो ATR का ही लोग यूज़ कर लेते हैं कि भाई हमारे ATR में, इसमें भी कुछ लोग 7 का यूज़ करते हैं, जैसे 14 है ना, तो आप इसमें 7 का यूज़ कर लीजिए, यही लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर चलता रहता है, हम ATR का स्टॉप लॉस लगाते रहते हैं। यानी कि स्टॉक अगर यहाँ चल रहा है तो हमारा ATR का स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, यहाँ जा रहा है ATR का स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा। लेकिन ATR चूँकि ये इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर में ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो करता हूँ पैटर्न को, चार्ट को फॉलो करता हूँ। इसके वजह से मैं इस पर उतनी बात नहीं कर पाऊँगा। हाँ, चार्ट के हिसाब से अगर आपको चार्ट पैटर्न पता है, चार्ट कमांड है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब ज़्यादातर मार्केट, देखिए हर सिचुएशन, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हर सिचुएशन पे आपको मार्केट बताएगा, बार बार ट्राई करेगा कि हम इसके ऊपर नहीं जा पा रहे। जैसे कि एग्जांपल है, हम इसके ऊपर नहीं जा पा रहे, ये बहुत बार ट्राई करता है। जैसे कोशिश कर रहा है, आप लास्टली आप ले लीजिए पॉलीकैब का एग्जाम्पल, ये आपको बता रहा था ये हर जगह पे ओवरबॉट हो गया, हर सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि 10 दिनों में इस स्टॉक्स ने 1600 का
पॉइंट का मूवमेंट किया, 1600 पॉइंट का। आप यहाँ से देखिए एक भी दिन रेड सिग्नल नहीं दिया इसने, ग्रीन 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 चलता रहा। तो आप ज़रा सोचिए कोई ट्रेन है, क्या कोई ट्रेन है जो नॉन स्टॉप चल सकता है? ये ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस जो सबसे लंबा ट्रेन होता है वो भी तो रुकता है, उसको हर जगह कहीं न कहीं रुकना ही है। तो इतना लंबा ये चल गया, इसका मतलब क्या है? और ये जो विक्स बने इतना बड़ा, ये एग्जीक्यूशन का साइन है। अगर ये ऊपर गया 4900 पर और क्लोज कर रहा है 4700 पे, तो 200 पॉइंट यहाँ से खो गया और इतनी बड़ी विक्स बना रहा है। तो ये कह रहा है कि अब हम एग्जॉस्टिंग मूड में चले गए, अब हम यहाँ से गिर सकते हैं। और अगले दिन देखिए गिरा भी। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत सारे साइन बनते हैं मार्केट में। किसी लेवल को बार बार टच करता है गिर जाता है, बार बार टच करता है गिर जाता है, या किसी खास लेवल के नीचे नहीं जाने की कोशिश करता है। तो वो सारे चीज़ें आपको इंडिकेट करना स्टार्ट करता है। कुछ इंडिकेटर जिसको RSI बोलते हैं, बहुत सारे लोग RSI भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग RSI फॉलो करते हैं। ये हर लेवल पर अगर ओवरबॉट होने लग जाए तो समझिए कि मार्केट में कहीं कहीं एक झटका, एक नीचे के लेवल, एक करेक्शन आपको बता सकता है। हर लेवल पर, हर फ्रेम पर आपको ये ऐसा नहीं कि एक ही फ्रेम पर बोल रहा है ओवरबॉट, तब नहीं, हर जगह अगर ये दिखाने लगे ओवरबॉट, तब समझिए कि हाँ प्रॉब्लम मार्केट में आ सकता है। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी अजमेर राजस्थान से। तो ये था चंद्र प्रकाश जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। और अगला सवाल है प्रभाकर जी, प्रभाकर कुमार जमालपुर मुंगेर से लिख रहे हैं, मोलटेक को 314 पे लिया है, ओके, बाय किया है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा टारगेट बताया। मोलटेक को तो 120 पे दिया था मैंने, आपने 314 पे क्यों लिया? मोलटेक टेक्नोलॉजी को 120 पे दिया था और 314 पे आपने फिर क्यों लिया? 120 पर दिया हुआ स्टॉक चला गया 354, अब आपने 314 पे ले लिया, तो ये तो गलत बात है ना। ये तो गलत बात है, जब आप नीचे में था तब आपने लिया नहीं, ऊपर जाके पकड़ा नहीं। अब एक आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 215 रुपये का। देखिए चार्ट बता रहा है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस है 215 रुपये का। अगर ये 215 के नीचे निकल जाता है तो ये एक बार आपको 175 तक के लेवल दिखा सकता है। चार्ट ये भी बता रहा है कि हो सकता है अगर 115 के नीचे नहीं जाए और 250 के ऊपर यहीं से बाउंस कर जाए, 250 के ऊपर यहीं से बाउंस कर जाए, तो वापस से ये आपको 300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो आपको ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट ध्यान में रख के चलना चाहिए प्रभाकर जी, जो आपको लेवल दिया गया। और मैं पूछूंगा ये कि जब 120-25 पे दिया था तब लिया क्यों नहीं आपने? ज़रूर लेना चाहिए था, वहाँ पे आपको अच्छे प्रॉफिट बन जाते, अच्छे पैसे बन जाते। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का 226 एपिसोड समाप्त होता है आज। आप सारे लोगों ने सवाल भेजा, मैं अपने ज्ञान के सारे जहाँ तक हो पाया, जितना मुझे नॉलेज है छोटा सा, उसके हिसाब से जवाब देने का कोशिश किया हूँ। मेरी गलती बताने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, आप लोग जितने भी लोग थे, और फीडबैक देना है ज़रूर दीजिए। RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।